तो फिर हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल है आप लोगों के। तो एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो में टॉपिक मैंने लिख दिए हैं पहले की तरह। टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक है आपका टॉर्क। टॉर्क बोले तो बलागुन, हिंदी में बलागुन कहते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो है आपका और जो भी आपका बलागुन है उसके बीच में जो भी संबंध है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉर्क होता क्या है यार, कि टॉर्क आपका ये बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण होता क्या है, तो चलिए देखते हैं बल आघूर्ण कैसे कार्य करता है। सबसे पहले आप मुझे बताइए बल आघूर्ण, इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी जरूरत क्यों है हमें समझने की। तो कोई पार्टिकल आपका लीनियर यानी लाइनियर वेलोसिटी में आपका जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है तब कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब उसको बदलने के लिए यानी एक्सेलरेशन जैसा भी उसको और ज्यादा कम करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, हमको जरूरत होती है फोर्स की। ठीक है, इस पर अगर हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, और हमने इस तरफ फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब कोई पार्टिकल आपका लीनियर न होके एंगुलर वेलोसिटी करे, ठीक है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा से दर्शा देते हैं, और इसका जो एक्सीलरेशन होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसमें चेंज करने के लिए, इसको बढ़ाने या कम करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, टॉर्क की, बल आघूर्ण की। तो समझते हैं किस तरीके से कार्य करता है। मान लीजिए यह आपका हो गया कोई पार्टिकल है जो एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आपको डायग्राम अच्छे से बना के दिखा दूं तो समझ में तो आगे इसकी जरूरत क्यों होती है। मान लीजिए आपके एक्सिस है निर्देशांक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। तो इसके समांतर एक लाइन खींच दीजिए यहां से, एक लाइन इसके समांतर खींच दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, या आपका वाई अक्ष है, या आपका जेड अक्ष है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है आपका वो यहां पर है, ठीक है। तब इसका हम क्या ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं किसी भी। मान लीजिए अगर ये वाई अक्ष के चारों तरफ इस तरीके से एंगुलर रोटेशन कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है रोटेशन, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर इसके एक्सिस से वो आर वेक्टर है, ठीक है। ये आपके आर की डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। और इस पर हमने पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ठीक है। समझे कुछ, फोर्स जो अप्लाई किया है एफ वेक्टर वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो अब हम देखेंगे इस पर जो टॉर्क होगा वो कैसे देखते हैं हम लोग। तो आर वेक्टर तो ये है, और आर वेक्टर की डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाया है, मान लीजिए थीटा बनाया है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो टॉर्क होता है, इसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है आपका आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये इसका आपका फॉर्मूला हो गया। तो टॉर्क क्या होता है, किसी भी पार्टिकल पर लगाए गए फोर्स और उसके एक्सिस से लेकर उस पार्टिकल के बीच की दूरी, यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। पहले पोजीशन वेक्टर रखते हैं, ठीक है, पहले पोजीशन वेक्टर फिर फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये तो वैसे समझ में तो नहीं आया, ये आ गया भाई। देखिए ये इसका एक्सिस है, इसका मतलब ये जो है इसका एक्सिस है, इसके चारों ओर इस तरीके से घूम रही है। डिस्टेंस आर रेडियस मान लीजिए इसको, पोजीशन वेक्टर कितना यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है इनर्शियल पॉइंट यानी मूल बिंदु है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा इसको पोजीशन वेक्टर इस तरीके से घूम रहा है। इस पर जो भी फोर्स अप्लाई किया है और इसकी जो बीच की पोजीशन वेक्टर जो आ रही है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, बलागुण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, देख लेते हैं इसको। अगर हम इसको लिखना चाहें आर एफ साइन थीटा, ठीक है जी, यानी कि एफ आर साइन थीटा, कोई दिक्कत यहां तक। ये इसका जो है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी, स्केलर रिजल्ट आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो जो आर साइन थीटा होती है कहां होती है, देखिए मैं आपको बताता हूं।
यहां से इस तरीके से इसको खींचे, एकांतर कोण आप लोग जानते हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आपका ये होगा, ठीक है, थीटा। और यहां पर जो है मान लीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली हमने, एंगल 90 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होगा, मान लीजिए आपका ये ए है, ये बी है, ये आर है ही, तो साइन थीटा इक्वल किस चीज के होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब क्या हो जाता है, ए बटे में आर इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, ए इक्वल होगा आर साइन थीटा के। तो ये जो आपका आर साइन थीटा है वो ये वाली दूरी है, ये वाली ए जो है ये बराबर आर साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो टॉर्क तो बिल्कुल साफ समझ में आ गया है। टॉर्क के अब अपने डेली लाइफ में आप यूज करते हैं यार टॉर्क को। मान लीजिए आपके पास कोई दरवाजा है, इसमें हम कुंडी यहां पर क्यों नहीं लगाते, कुंडी जो इसको खोलने के लिए होती है वो यहां पर क्यों नहीं लगाते, कुंडी हम यहीं पे क्यों लगाते हैं, कुंडी जो होती है हम खोलने के लिए, हुक जो होता है उसको हम यहीं पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जितनी आप दूरी बढ़ाएंगे, एक बात बताइए, जितनी आपकी रेडियस बढ़ रही है, जितनी आपकी रेडियस बढ़ रही है उतना ही आपका क्या बढ़ रहा है, जितनी रेडियस बढ़ रही है उतना ही आपका टॉर्क बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना आपका टॉर्क बढ़ेगा। मान लीजिए आपकी रेडियस है, आपने दरवाजा यहां से खोला पकड़ के, तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और यहां से खोला आराम से जाता है। एक और आप देख सकते हैं, आपकी जो नल होती है पानी देने की, उसका जो आपका हत्था होता है उसको भी यहीं से क्यों फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां से फोर्स अप्लाई करके देखना, कभी आपका जी नहीं कट जाएगा इसको ऊपर नीचे करने में। यहीं पे काम क्या करता है, टॉर्क काम करता है, काम करता है टॉर्क। यहां पे भी आपका टॉर्क काम करता है, टॉर्क। और एक और बात, थीटा की जगह 90 रख के देखे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ आर, थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो आपका जो यहाँ पे जो भी है ये मैक्सिमम है, अधिकतम इतना ही टॉर्क लग सकता है। अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे खोलेंगे ना, 90 डिग्री के एंगल पे, और इस पर आप 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो सबसे आसानी से आपका ये कार्य हो जाएगा। तो टॉर्क का किस्सा खत्म, टॉर्क समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या शुरू करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मैं इसको साथ, तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीज छूट गई थी। क्या मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टॉर्क क्या एक वेक्टर है, टॉर्क के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन भी लगाया है। तो जब कोई चीज वेक्टर होती है, उस वेक्टर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन भी तो होती है। तो डायरेक्शन क्या है, देखिए आप लोग, आर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को लीजिए, और आपके पास इधर भी छोटा एंगल मिले, इधर हो तो इधर, इधर मिले तो इधर, अपनी उंगलियों को इस तरीके से घुमा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे किस तरफ है, आर इस तरफ है, फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी आपके अंगूठे की तरफ होगी, किस तरफ होने वाली टॉर्क की डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। यानी कि ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है तो आपकी डायरेक्शन, सॉरी एक्स जेड प्लेन में है तो आपकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के साथ होगी, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन भी हो गई है। यहाँ पे जो बिंदु था, कोई पार्टिकल था, है ना, इस पार्टिकल पे जो भी टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, आर और एफ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम लोग कर चुके हैं, कोणीय संवेग। तो चलिए इसको समझते हैं, कोणीय संवेग क्या होता है। काफी डरावना ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डरावने टॉपिक को ही फोड़ते हैं। इसके लिए भी सेम ऐसा ही एक निर्देशांक तंत्र बना लीजिए, फ्रेम्स ऑफ रिफरेंस। हिंदी के नाम सुनकर डर तो लगता है यार, सॉरी, ठीक है। एक्स जेड और वाई और ले लेते हैं, ठीक है जी। इसके समांतर वाई के समांतर एक लाइन खींचिए, सॉरी नहीं है ना, और एक इसके समांतर खींच दीजिए, ठीक है जी। तो अब आप लोग एक पार्टी, इसी तरीके से ये अक्ष होने वाला है जिसके चारों तरफ कोई पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, अपनी रोटेशन कर रहा है, ठीक है जी। रोटेशन मोशन, ये पार्टिकल यहाँ पे ये रोटेशन मोशन कर रहा है। तो इसके लिए जो हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं वो क्या होता है। तो मुझे एक बात बताइए, पार्टिकल है, इसका कुछ द्रव्यमान, अपना द्रव्यमान होगा,
ठीक है जी। द्रव्यमान है तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, लीनियर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है जी। तो इसका कुछ संवेग भी तो होगा, रेखीय संवेग बोलते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, वो भी तो होगा इसका कुछ, यानी कि mv के इक्वल तो होगा ही। तो p भी होगा इसका, p वेक्टर। तो इसका जो है जब यार कुछ ये यहाँ पे, तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा, चलो वो भी मान लिया। तो मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं, तो इसका जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा। मैंने आपको टॉर्क बताया था, तो एक बात बोली थी, r क्रॉस f बोला था, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो इसको पता है क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर या मोमेंटम, लीनियर बोलो या मत बोलो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। कुछ समझे? इसको दर्शाने के भी देख लीजिए आप, एल से भी दर्शा सकते हैं, आई से भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं शायद जे से भी दर्शाते हैं, जे से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम आई से दर्शा लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं आई से। तो आपका जो एंगुलर मोमेंट होगा, मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? याद करने के लिए भी इस तरीके से याद भी कर सकते हैं और इस तरीके से इसको बोलते भी हैं। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे होते हैं। आर वेक्टर तो हो गया भाई, अगर ये इस तरफ वेलोसिटी कर रहा है अपनी, तो इसका जो मूवमेंट ये होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। पी वेक्टर इसको लिख देते हैं, आर के डायरेक्शन पहले की तरह ले लेते हैं इस तरफ, है ना, ब्लू मार्कर का यूज कर लूं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आर पी साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको बताया था, अगर ये थीटा है, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, यहाँ भी थीटा ले लेते हैं, ये वाली जो दूरी आती है इसको बोल देते हैं आर साइन थीटा। ये क्या होगी, आर साइन थीटा, ठीक है जी। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई सर्कल पे यहाँ पे कोई इसका एक्स है, कोई एक्सिस है किसी रोटेशन मोशन करने वाले पार्टिकल का, और ये जो रोटेशन मोशन अपनी कर रहा है ये सर्कल पर कर रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अभी देख लेते हैं। आई बराबर, एक बात बताइए, परिधि पर जो भी आपकी रेडियस होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। 90 डिग्री के एंगल पर आप सभी जानते हैं, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई बराबर आर पी हो जाएगा, ठीक है। आर तो हो गया, पी को मैंने आपको क्या बताया, एम वी, ठीक है जी। आई इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा, आई इक्वल टू एम वी आर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। सर्कुलर जो भी सर्कुलर पाथ पर अपनी जो है एंगुलर वेलोसिटी दिखा रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है, उसके लिए भी जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर होगा। तो आर जो होती है, ये आर अगर देखें, आर की जगह अगर साइन थीटा भी होता तो ये होते, मतलब साइन थीटा तो आने वाला नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, साइन 90। तो ये जो आपकी जो भी डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है रेडियस, है ना। तो टॉपिक खत्म, मक्खन लगा एकदम। डायरेक्शन इस बार भी रह रही है, आर की तरफ जाइए उंगलियों को लेकर। ये जो आर है ना, ये आपकी तरफ है, आर आपकी तरफ है, और जो भी इसका लीनियर मोमेंटम हो इस तरफ है। छोटा एंगल ये वाला है ना, घुमा दीजिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है यार, मक्खन है। डायरेक्शन आपकी हो जाएगी आई की डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस फार्मूले को याद रखना, इस सेंटेंस को भी याद रखना। टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं टॉर्क, मतलब क्या बोलते हैं यार, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो एक टॉपिक, ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। तीसरा टॉपिक काफी हल्का टॉपिक है, इससे हल्का टॉपिक यार होने ही वाला नहीं है। तो इस टॉपिक को भी देख लेते हैं, क्या है, रिलेशन बिटवीन, लिख देता हूं यार, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच जो भी रिलेशन है वो हमको दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पहले, अभी तो यार मतलब रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा।
टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और आपका आई से डिनोट कर रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम को, आर क्रॉस पी। तो इस वाले को पहले पकड़ लीजिए, पहले इस वाले को उठा लीजिए, ले आए, आई इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है जी। इसका जो है मैं आपको बोलूं, टाइम के रेस्पेक्ट में करके देखते हैं, इसका डिफरेंशियल अवकलन करके देखते हैं। तो डी आई बाई डी टी इक्वल होगा, पहले इसका ही कर देते हैं, डी आर बाई डी टी, क्रॉस में पी को छोड़ देंगे। ठीक है जी, प्लस आर का तो हो गया, क्रॉस डी पी बाई डी टी कर दिया जी। ये आपका ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, डी आर बाई डी टी पोजिशन वेक्टर का टाइम की रेस्पेक्ट में अवकलन डिफरेंशियल करते हैं तो वेलोसिटी के इक्वल आता है, कोई भूलेगा नहीं। P इक्वल टू एम जी होता है, कोई भूलने वाला तो है नहीं, वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे। ठीक है जी, प्लस आर है, आर को जिंदा रहने दीजिए, क्रॉस न्यूटन का सेकंड लॉ याद कीजिए, न्यूटन का दूसरा नियम जो भी था याद कीजिए। अरे तुमने तो रट्टा लगाया है, एफ इक्वल टू एम ए याद किया है ना। एम ए किसने याद किया है, एम ए को भूल जाओ, अरे भूलो नहीं यार, जरूरत पड़ती है। एक बात बताओ, एफ है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 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 बोलो। चलो ऐसे नहीं, तो नॉर्मल एफ जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है आपका dp बाई dt के। ठीक है, अगर यहां से याद करना चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा ही देता हूं, मैं सोच रहा हूँ टाइम क्यों बर्बाद करें। f जो है आपका इक्वल है एम ए के। ठीक है जी, अगर हम एम ए को क्या लिख सकते हैं, एम dv बाई dt लिख सकते हैं, कांस्टेंट अंदर चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के, d बाई डी टी। एम वी को क्या लिख सकते हैं, भगवान करे ये फ्रेम में आ रहा हो, P लिख सकते हैं। तो यही चीज तो मैंने लिखी है, F को इक्वल लिख दिया है d बाई डी टी ऑफ P। मतलब कि समझ गए होंगे आप लोग, काफी आसानी से, मतलब यार इतना अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, कहां भाग गया, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली इक्वल होता है फोर्स के। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ में आप अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना तो आप लोग जानते होंगे ही। तो यहां पे इसकी वैल्यू रख दें, एफ की रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लेना समझ आ जाएगा। एक बात बताइए यार, एम तो कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बाहर भी लिख दीजिए इसको। इसी वेक्टर का इसी वेक्टर से क्रॉस कर रहे हैं, वेक्टर को अगर हटाते हैं तो क्या था, साइन एंगल थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू 0। यार इतना एक्सप्लेन कोई नहीं कर रहा होगा, इक्वल होगा 0 प्लस आर क्रॉस एफ। देखा सा लग रहा है, अरे ये लिख रहा है ना यार, जिंदा फ्रेम में आ रहा है ना, डी आई बाई डी टी इक्वल होगा टॉर्क के। तो ये आ गया रिलेशन, कोई दिक्कत, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, तो फ्रेम में तो यार दिख नहीं रहा, दिख रहा है। एक बात बताओ, अगर टॉर्क किसी, मान लीजिए किसी पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होने वाला है, 0 हो जाए, मान लीजिए चलो हो गया 0, 0 हो गया। मुझे एक बात बताओ, 0 किसका अवकलन होता है, डिफरेंशियल किसका 0 होता है, भाई कांस्टेंट राशि का ही तो 0 होता है। नहीं पता तो इसको भी कर लेते हैं, डी आई इक्वल भी 0 होगा। ठीक है जी, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसका तो जिंदा आई आ जाएगा, आई आएगा ना, और जब 0 का इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो आई क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी अच्छी रही क्लास, तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो रिवाइज कर लेना वीडियो को, दोबारा क्या कहते हैं उसको, पीछे जाकर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।